क्या है हमारे पास अगला सवाल? अगला सवाल है कि बताइए दो एग्जांपल्स किसकी? करंट लायबिलिटीज के। बड़ा ही गिरा हुआ सवाल, बड़ा ही तुच्चा सवाल। क्या पूछ रहा है? करंट लायबिलिटीज के दो एग्जांपल बता दो सर। क्रेडिटर्स बोल सकते हो आप, बिल्स पेबल बोल सकते हो आप, इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस चाहो तो वो भी बोल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है सर। चलिए, इसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह चाहो वो भी कह सकते हो, वो भी करंट लायबिलिटीज ही होते हैं। मोटा मोटा मीनिंग क्या है? जो कि एक साल के अंदर आपके ऑब्लिगेशंस आपको सेटल करने होते हैं, वो करंट लायबिलिटीज कहलाते हैं। इंटरनल लायबिलिटीज क्या होती है? हमने पीछे भी कवर किया था, ऑल्दो एग्जाम में रिसेंट में आया हुआ सवाल है कि इंटरनल लायबिलिटीज वो होते हैं जो कि हमें लौटाने होते हैं। किसको? प्रोप्राइटर को। एग्जांपल के तौर पे आपके दो एग्जांपल हैं, एक है कैपिटल, एक है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एग्जाम में आया हुआ सवाल है तो आप इसको सेंसिबली समझे। इंटरनल लायबिलिटी कभी भी कहा जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं सर लायबिलिटी तो सुनी थी, इंटरनल क्या एक्सटर्नल क्या, तो इसलिए आपको अलग से बताया गया है। कॉन्सेप्ट में भी समझाया गया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, वन इंटरनल जिसको हम कैपिटल का नाम देते हैं, और एक्सटर्नल तो है जो आउटसाइडर को हमें लौटाना होता है। सर एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये भी एग्जाम का सवाल। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज को आपको प्रोड्यूस करने में या सेल करने में जो भी आपको खर्चे करने पड़ते हैं, वो सारे खर्चे क्या कहलाते हैं? आपके एक्सपेंस कहलाते हैं। वो सारे खर्चे जिस भी बिजनेस में आप डील कर रहे हो, उस बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए जितने भी प्रकार के आपको खर्चे करने पड़ते हैं, वो सारे खर्चे क्या है? आपके एक्सपेंस कहलाते हैं। सर रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू वो होता है जो कि आपको रेगुलर बेस पे मिलता रहता है। आपकी रेगुलर नेचर की जो रिसिप्ट्स होती है, इनकम होती है, उसको हम रेवेन्यू का नाम देते हैं। इसके अंदर हमने देखा था कि रेवेन्यू अलग है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अलग है। रेवेन्यू के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आ जाता है और प्लस कोई और रिसिप्ट्स हैं आपके पास, कोई और आपके इनकम सोर्स हैं। फॉर एग्जांपल कोई कमीशन आता है, कहीं से रेंट आता है, तो वो सारी चीजें भी आपकी आ जाएंगी। और अगर सेल ऑफ गुड्स है तो वो तो आपका आएगा ही आएगा। जो सेल ऑफ गुड्स होती है, दिस इज सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज, दिस इज व्हाट आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और रिसिप्ट्स में और चीजें भी कवर हो जाती है, जैसे कि रेंट आया, कमीशन आया, कहीं से इंटरेस्ट आया, ब्ला ब्ला, ठीक है। और रेवेन्यू में ये दोनों ही कवर होते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी और अदर रिसिप्ट्स भी, ठीक है सर। ये हमने पीछे क्लियर किया हुआ है। इनकम क्या होता है सर? इनकम सिंपल है कि जितना भी आपका एक्सेस हो जाएगा रेवेन्यू किससे? एक्सपेंस से। मतलब जितना भी आपने खर्च किया और जितना भी आपने आपकी रेवेन्यू है उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या नाम देते हैं? इनकम का नाम देते हैं। सर प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट भी यही चीज होती है जब इसमें हम टोटल लगा देते हैं और इसमें भी हम टोटल लगा देते हैं। मतलब टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंस एंड फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। किसी अकाउंटिंग पीरियड में जब हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं, तो जो बच जाता है उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रॉफिट का नाम देते हैं। अच्छा, हाँ, ये सारी चीजें वो हैं जो हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस में कवर कर ली हैं। अगला सवाल, वाउचर क्या होता है? वाउचर हमने क्या देखा था? बेसिकली एक प्रकार का एविडेंस है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो उसका बेसिकली ब्रीफ समरी देता है, जिसके अंदर हम बताते हैं कि कितना क्या आ रहा है, कितना क्या जा रहा है, किस चीज को हम डेबिट कर रहे हैं, किस चीज को हम क्रेडिट कर रहे हैं, क्या क्या अकाउंट्स वहां पे हिट हो रहे हैं, किस किस अकाउंट्स के अंदर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो एविडेंस आपका एक डॉक्यूमेंट शो करे, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? वाउचर बोलते हैं। ये आप बनाना सीखेंगे, आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है जिसके अंदर आपको बोला जाएगा कि बच्चों वाउचर बना के दिखाओ। तो इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बेसिक थ्योरी हम देख रहे हैं, थ्योरी समझ में आती है, अच्छी बात है। नहीं आती, आगे हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे इसी 11th क्लास के कोर्स के अंदर। अगला सवाल, ट्रेड डिस्काउंट क्या था? सर आपने बताया था कि जब भी किसी कस्टमर को जो भी एमआरपी होती है, जब भी लिस्ट प्राइस होता है या फिर जो भी कैटलॉग प्राइस होता है, उसमें से जब कुछ छूट दी जाती है तो उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जनरली ऐसा किया जाता है कब? जब आपको बल्क में कोई चीज बेचनी होती है, जब आपको किसी चीज को बल्क में सेल करना होता है, कोई बल्क क्वांटिटी का कस्टमर आ जाए जो आपसे कहता है भाई साहब 1-2 पीस नहीं खरीदूंगा, सीधा 100 पीस खरीदूंगा, बताओ कितने का दोगे। तो ऐसी सूरत में आप उसको एक अलग से डिस्काउंट देते हो, विच इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड बोले तो बिजनेस, धंधा करने के लिए जब आप डिस्काउंट देते हो, ऑब्वियसली किसको दोगे? जो आपसे बल्क में खरीदेंगे, तो उसको हम डिस्काउंट देते हैं ताकि वो अट्रैक्ट हो, उसको एक डील प्रोवाइड की जाती है। उस टाइप के डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। आपको पता था कि ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जिसको हम सीधा सीधा अपने जो भी कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस है उसमें से लेस कर देते हैं और इसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। बट कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जिसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो है जिसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करके चलते हो। और ये डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? जब आप किसी को कहते हो कि भैया अगर जल्दी पैसा दोगे तो डिस्काउंट देंगे। मतलब किसी ने आपसे 3 महीने का उधार मांगा, आपने उसको कहा उधार दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, उधार तो हमने तुमको दिया क्योंकि हमें सेल करना था, हमारी कंडीशन थी, हम तुमको उधार दे रहे हैं। लेकिन उधार जब पीरियड पूरा होगा तो तुम 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, बट अगर तुम आज पेमेंट दे देते हो तो तुम्हें हम 90,000 रुपए में ही तुम्हारा जो उधारी है वो खत्म कर देंगे। मतलब 10,000 का आप उसको क्या देने को तैयार हो? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट बोले तो कैश दो डिस्काउंट लो। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या? सीधा सीधा कि कैश दो डिस्काउंट लो, मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट करो, अभी के अभी नगद पेमेंट करो और डिस्काउंट पाओ। ठीक है सर। मर्चेंडाइज क्या होता है? मर्चेंडाइज क्या होता है? बेसिकली वो सारे आइटम जो कि हमने रखे हैं अपने पास सेल करने के लिए, मतलब हम कहीं से खरीद के लाए हैं और कहीं पे उसको आगे जाके बेच देंगे। फॉर एग्जांपल स्टॉक इन ट्रेड।
इसको सिंपल सिंपल आप समझ सकते हो, जो आपकी डेफिनेशन थी स्टॉक इन ट्रेड की। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? वो आइटम जो आप परचेज करते हो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और आपके पास बच जाता है तो उसको आप स्टॉक इन ट्रेड कहते हो। और वही आइटम जो आपने परचेज किया रीसेल करने के लिए, अभी बचने की बात नहीं कर रहे, अगर बोलेंगे कितना बचा तो उसका नाम बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? स्टॉक इन ट्रेड। बट अभी हमने सिर्फ खरीदा है, किस लिए? बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख यूनिट परचेज किया है, किसका? लेट्स से मोबाइल का, बेचने के लिए 1 लाख मोबाइल आपने परचेज किए बेचने के लिए। तो ये 1 लाख मोबाइल जो आपने परचेज किया सेल करने के लिए, दिस इज व्हाट? दिस इज मर्केंडाइज। बट इसके अंदर से आपके 10,000 यूनिट अभी बच गए, दिस इज व्हाट? दिस इज स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है सर। अगला, प्रॉफिट इज अर्न्ड ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दिस प्रॉफिट। अब अभी आपने अकाउंटिंग ज्यादा सीखी नहीं है, बट आपको मोटा मोटा ये पता लग गया है कि ये जो रिसिप्ट है ये किस प्रकार का रिसिप्ट है। दिस इज कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। ये तो आपने सीखा था कि सर 2 प्रकार की रिसिप्ट होती है। जब हम एसेट्स वगैरह को बेच के कुछ रिसिप्ट आता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं कैपिटल रिसिप्ट का, कैपिटल रिसिप्ट्स का। और वही अगर हमारे सेल ऑफ गुड्स या फिर रेंडरिंग सर्विसेज टाइप का कोई अगर अर्निंग होती, कोई पैसा होता, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स का। तो ये हमें सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स से मिला तो ये कैपिटल रिसिप्ट है। और इससे अगर हमें कुछ प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट क्या होगा? रेवेन्यू प्रॉफिट या कैपिटल प्रॉफिट? तो ऑब्वियसली कैपिटल प्रॉफिट। यहां पे कहते हैं कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो वो क्या होता है? आपका कैपिटल रिसीव्ड। अब यहां अमाउंट रिसीव की बात नहीं कर रहा, कह रहा है कि सपोज हमें 1 लाख रुपए मिले हैं, लेकिन इसके अंदर से जो हमें मुनाफा हो रहा है वो मुनाफा हो रहा है सपोज 20,000 रुपए का, क्योंकि 80,000 का तो आइटम था, 1 लाख रुपए में आपने उसको बेच दिया, तो आपके पास जो टोटल अमाउंट रिसीव्ड हो वो 1 लाख है, तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा? 1 लाख रुपए। लेकिन इसके अंदर से कैपिटल प्रॉफिट कितना है? तो प्रॉफिट वो जो आपने एक्चुअल में कमाया, तो उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट कितना है यहाँ पे? 20,000 रुपीज का। तो ये कैपिटल प्रॉफिट है। अब इस कैपिटल प्रॉफिट की ट्रीटमेंट क्या होती है? तो कैपिटल प्रॉफिट के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं। क्या नाम है सर इस रिजर्व का? तो कैपिटल 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 कैपिटल, मतलब कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल प्रॉफिट, तो रिजर्व भी कौन सा होगा? कैपिटल रिजर्व। एज सिंपल एज दैट। अब बेसिकली क्या है, अलग अलग प्रकार के रिजर्व्स होते हैं। आपके आने वाले चैप्टर्स में आप देखोगे कि बहुत सारे प्रकार के आप रिजर्व्स अपनी अकाउंटिंग के अंदर बना के चलते हो। अब कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं समझा देता हूं यहां पे कि जो भी आपकी, देखिए ये जो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, क्या ये आपकी नॉर्मल कोर्स की एक्टिविटी है? नहीं। क्या ये आप रेगुलरली करते हो? नहीं। ये क्या कभी कभी होता है? हाँ जी, ये कभी कभी होता है। दिस इज नॉट अ रेकरिंग एक्टिविटी, दिस इज नॉट अ रिपीटिंग एक्टिविटी। ये सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आपकी ओकेजनली होती है। तो ये प्रॉफिट भी क्या होता है? ओकेजनली होता है। तो इस टाइप के प्रॉफिट को आप कहां पे ट्रांसफर करते हो? कैपिटल रिजर्व में। ये वो रिजर्व है जो कि ऐसे ओकेजनली जनरेट की हुई इनकम को एक जगह पे स्टोर करके रखता है। मतलब कि अगर ओकेजनली आपका कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसको यहां पे स्टोर करके रखता है। क्यों स्टोर करके रखता है? ताकि कभी ऐसा ओकेजनली कोई लॉस हो जाए तो उस लॉस को इसी प्रॉफिट से क्या कर दिया जाएगा? एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए इसको नाम देते हैं किस चीज का? कैपिटल रिजर्व का। इससे यह पता लगता है कि इस रिजर्व के अंदर वो पैसा है जो कि कहां से आया है? कैपिटल प्रॉफिट से आया है। क्यों? क्योंकि कल को अगर हमने कोई एसेट बेचा और वहां से हमें हो गया लॉस, तो उस लॉस को हम क्या करेंगे? उसको इस कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट कर देंगे। और अगर लॉस फिर भी ज्यादा होगा, मतलब कि कोई कैपिटल लॉस है और वो कैपिटल लॉस जो है वो जितना भी हमारा कैपिटल रिजर्व था उससे भी ज्यादा हो गया, तो उस केस में इस लॉस को हम लेके जाते हैं अपने अकाउंटिंग के अंदर, उसको अलग जगह एडजस्ट करते हैं। बट फिलहाल ये समझना है कि कैपिटल रिजर्व क्यों बनाते हैं। जितने भी कैपिटल प्रॉफिट होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट वो होते हैं जो कैपिटल रिसिप्ट से आते हैं, और कैपिटल रिसिप्ट वो होते हैं जो कि ओकेजनली इन नेचर होते हैं, रेकरिंग नेचर के नहीं होते। तो उस प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में मेंटेन करके रखते हैं। क्यों? ताकि अगर कोई कैपिटल लॉस हुआ, भविष्य में कभी कोई कैपिटल लॉस हुआ, तो उसको इस रिजर्व से एडजस्ट कर लेंगे। एक प्रकार से ये वो गुल्लक है जो कि हमने स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया। किस पर्पस के लिए बनाया है? कि इसके अंदर वही पैसा रखेंगे जो कैपिटल प्रॉफिट है, और इसके अंदर से हम एडजस्ट को करेंगे जो कैपिटल लॉस होगा। ठीक है सर, समझ में आती है बात? आगे बढ़ते हैं। अगला है, 2 एग्जांपल बताना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो रेकरिंग नेचर के होते हैं और वो आपको सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज के लिए करने पड़ते हैं। जैसे कि आपने सैलरी देना है, रेकरिंग नेचर का है, फ्रेट देना है, रेकरिंग नेचर का है। तो दिस इज व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि आपको बाय वे ऑफ सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज आपको ये खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे कि आप परचेज करते हो या फिर आप सर्विसेज वगैरह किसी से लेते हो, तो ये वो खर्चे जो आपको रेगुलर बेसिस पे करते रहने पड़ते हैं। ठीक है सर। एग्जांपल्स बताओ सर 3 रेवेन्यू के। तो रेवेन्यू के अंदर क्या क्या आता है? रेवेन्यू के अंदर मैं आपको बताया था सारी प्रकार की इनकम आ जाएगी। कहीं से भी पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू है। सेल ऑफ गुड्स है तो भी रेवेन्यू है। अगर किसी कस्टमर को हमने कोई सर्विस दी, वहां से पैसा आया, वो भी रेवेन्यू है। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई रिसिप्ट है जो कि कमीशन, इंटरेस्ट या रेंट के नाम की है, तो वो भी रेवेन्यू है। इसी रेवेन्यू में हमने देखा था कि जो ये दोनों पार्ट थे, दिस इज व्हाट? दिस इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और ये जो है ये आपके अदर रिसिप्ट है, अदर रेवेन्यू का पार्ट है। और इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू कहलाता है।
सर डिफरेंस बताइए, डेटर और क्रेडिटर के बीच में क्या डिफरेंस है? डेटर का मतलब वो होता है जिससे हमें पैसे लेने हैं और क्रेडिटर का मतलब वो होता है जिसको हमें पैसे देने हैं। तो उसी को बड़े प्यारे शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी तरीके से आप इसको अपने दिमाग में फ्रेम करेंगे कि डेटर्स आर दी पर्संस who owe an amount to the enterprises, जो हमारे पैसे लेके बैठा हुआ है। कौन से पैसे हैं? फॉर द गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू देम ऑन क्रेडिट, वो वाले पैसे जो कि हमने उसको उधार में माल बेचा था या कोई सर्विसेज वगैरह क्रेडिट पे दी थी, वो पैसा है जो कि उसके पास अभी बनता है और हमारी उससे लेनदारी है, हमें उससे पैसा लेना है। इसी का उल्टा हो जाएगा, वेरस क्रेडिटर आर द पर्सन हु आर टू बी पेड एन अमाउंट बाय द इंटरप्राइजेस, मतलब इनको हमें पैसे देने हैं, आर टू बी पेड, इनको पैसे हमें देने हैं। क्यों देने हैं जी? क्योंकि हमने इनसे या तो गुड्स लिए थे या सर्विसेज लिए थे, कैसे? उधार पे। तो उधार पे किसी से ले रखा है हमने कोई सामान, चाहे गुड्स लिया हो चाहे सर्विसेज लिया हो, और हमें उसके पैसे देने हैं, मतलब यहाँ पे देनदारी है। तो उसके इसमें हमारा क्रेडिटर बनेगा और यहाँ पे आपकी लेनदारी है, तो ये आपका क्या बनेगा? एसेट्स बनेगा। ठीक है सर, बात समझ में आती है। अगला डिस्टिंग्विश आता है आपका प्रॉफिट क्या होता है, गेन क्या होता है। तो हमने समझा था कि प्रॉफिट वो होते हैं जो आपके नॉर्मल कोर्स में होते हैं। नॉर्मल कोर्स का मतलब कि जो आपके रेवेन्यू और अपने एक्सपेंसेस को जब आप सेट ऑफ करते हो उसके बीच का जो डिफरेंस निकल के आता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अगर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड नहीं है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? इनकम का नाम देते हैं। बट एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में जब आप कैलकुलेट करते हो अपने टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंस के डिफरेंस को, तो वो क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है। ये बेसिकली बिजनेस ट्रांजैक्शन से होता है जो कि रेगुलर नेचर का है, मतलब सेल परचेज हम करते रहते हैं, एक पीरियड में एक साल के बाद उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जो डिफरेंस आता है उसको हम बोल देते हैं प्रॉफिट। लेकिन गेन क्या होता है? जो कि आपका रेगुलर नहीं होता, जो कि आपका इंसिडेंटल होता है, जो कि कभी होता है कभी नहीं होता। आप डिपेंडेंट नहीं हो इसके ऊपर आपका डिपेंडेंट हो, प्रॉफिट के ऊपर आप डिपेंडेंट हो। आप रेगुलर कोर्स में बिजनेस करते हो और इच्छा रखते हो कि आप कमाओ, उसके अंदर से प्रॉफिट आपका बने। लेकिन जो गेन है वो क्या होता है? जो कि इंसिडेंटल इन नेचर है, कभी कभार कोई घटना घट जाती है और उससे आप कुछ कमा लेते हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? गेन का नाम देते हैं। ये वही गेन है जिसको आप बोलते हो क्या? कैपिटल प्रॉफिट। और ये वही प्रॉफिट है जिसको आप लेके कहां जाते हो? कैपिटल रिजर्व में, जो हमने अभी पीछे देखा है। ठीक है सर, एग्जांपल के तौर पे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया, विनिंग ऑफ लॉटरी प्राइज हो गया, या फिर कोई कोर्ट केस। लॉटरी प्राइज थोड़ा सा इलॉजिकल है क्योंकि बिजनेस के अंदर हम सट्टेबाजी वगैरह करें ये ज्यादा नहीं जमता, तो आप कह सकते हो विनिंग ऑफ कोर्ट केसेस, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट वाले में टाइम पे हमने एग्जांपल में लिखा हुआ था। तो कोई कोर्ट केस वगैरह आप जीत जाते हो, इससे कोई मुनाफा हो जाता है, तो वो भी आपका गेन कहलाता है। तो आपको बात समझनी है कि ये रेगुलर नेचर की इनकम है, ये आपकी इररेगुलर है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रेकरिंग है। जो गेन है ये हम करना चाहते नहीं है, ये हो जाता है। तो ये दिस इज व्हाट इंसिडेंटल टू बिजनेस, ये बिजनेस का मेन पार्ट नहीं है, बट बिजनेस कर रहे हैं तो इसलिए ऐसी ऐसी घटनाएं भी कभी कभार घट जाती हैं और उससे हो सकता है कि हमें कभी गेन हो तो कभी लॉस हो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, क्या डिफरेंस है सर इसके बीच में? तो फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जो कि हम अपने बिजनेस में रखते हैं, काहे के लिए? यूज करने के लिए, हम कंटिन्यूड उसको यूज करते हैं और उसको हमें बेचने का कोई इरादा नहीं होता। लेकिन करंट एसेट जस्ट इसका उल्टा जाता है, जिसको कि हमें बेचना होता है, उसको हमने कैश में कन्वर्ट करना होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, और यू कैन से ऑपरेटिंग साइकिल। अगला डिफरेंस आता है कि सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो खर्चे आप नॉर्मल कोर्स में करते हो, अगेन डिफरेंस वही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो कि आपको अगर माल बेचना है तो आपको खर्च करना पड़ेगा, अगर सर्विसेज देनी है तो खर्च करना पड़ेगा, मतलब रेकरिंग नेचर के खर्चे हैं, आप करते रहते हो, आपका बिजनेस है, तो बिजनेस एसोसिएटेड जितने खर्चे होंगे वो सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कि आप कभी कभार करते हो, आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करते हो। इसको ऐसे भी कहा जाता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो कि आप अर्निंग कैपेसिटी जो है उसको रिटेन करने के लिए आप वो खर्चे करते हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जब आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए कोई खर्च करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका बेनिफिट जो है वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, मतलब ये वो बेनिफिट है जिसका बेनिफिट हमें एक साल में नहीं मिल जाता, इसका बेनिफिट हमें आने वाले कई सालों तक मिलता है। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपके एसेट का पार्ट बनता है। ये क्या बनता है? आपका एसेट। फॉर एग्जाम्पल आपने एक लैंड खरीदी तो लैंड इज व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपका एसेट बनेगा। आपकी कोई मशीनरी थी जो कि आपको 1 लाख यूनिट बना के देती थी, आपने उस मशीन के अंदर ऐसा रिपेयर कराया, ऐसा मेजर रिपेयर कराया जिससे वो मशीन जो है वो आपको 10 लाख यूनिट बना के देती है। तो इस टाइप का अगर आपने कोई खर्च किया इस मशीन के अंदर तो वो भी क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वो क्या बनेगा? आपका एसेट्स बनेगा। वाइल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि सपोज इसी मशीन में कुछ खराबी आ गई, आपने उसको रिपेयर करवाया, रिपेयर करने से पहले भी वो 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी, रिपेयर करने के बाद भी वो 1 लाख यूनिट ही प्रोड्यूस कर रही है, मतलब उसके अंदर कोई उसकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हुई है, जितने पे थी उतने पे ही आपने रिटेन करके रखा हुआ है। और उसके लिए अगर आप कोई खर्च करते हो तो वो खर्चे क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप इस मशीन से कुछ प्रोडक्शन करते हो, उसको बेचते हो, तो बेचने के लिए आपको कुछ खर्चे करने पड़ते हैं।
आपको कुछ एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, कुछ सेलिंग एक्सपेंस, कुछ सामान को इधर से लोड अनलोड करना पड़ता है, तो इस टाइप के खर्चे होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है सर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बनेगा आपका, एसेट बनेगा, चाहे आप पुराने एसेट में मरम्मत कराओ वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है और वो भी आपके एसेट में ऐड हो जाएगा, और अगर आप कोई नया एसेट ही परचेज कर लोगे तब तो वो एसेट है ही है, और उस टाइप के जो कैश आउटले है, जो आपका पैसा जा रहा है, उसको हम क्या नाम देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़िए। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, तो एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमने यहां पे देखा कि एक्सपेंस एक छोटा टर्म है, जैसे कि हम कह रहे थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज व्हाट, इट इज एक्सपेंस, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हाट इज एसेट, और एक्सपेंडिचर में तो दोनों ही कवर हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर में तो ये पूरा ही कवर हो रहा है, और दिस इज ओनली एक्सपेंस। ठीक है, तो एक्सपेंस का मतलब क्या है कि वो खर्चा जो कि हम गुड्स को प्रोड्यूस करने में और बेचने में हमें करना पड़ता है। अगर गुड्स प्रोड्यूस करना है तो आपको मशीन वगैरह में रिपेयर करानी पड़ेगी, फैक्ट्री खोलना पड़ेगा, फैक्ट्री में आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस देना पड़ेगा, वहां पे मजदूर वगैरह रखने पड़ेंगे, उसको वेजेस देना पड़ेगा, लोडिंग अनलोडिंग का कुछ ना कुछ खर्चा होगा, फ्रेट वगैरह खर्चा होगा, ये सारे वो खर्चे जो कि प्रोडक्शन के लिए करने पड़ते हैं, और सेलिंग के लिए आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, आपको जो सेलर्स वगैरह उनको कमीशन देना पड़ेगा, तो दीज आर दी सेलिंग एक्सपेंसेस। तो इस टाइप के जो खर्चे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं। ये कहां जुड़ता है, ये हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट है, मतलब कि कोई भी गुड्स आपको सोल्ड करना है, बेचना है, तो उसके लिए आपको कई सारे खर्चे करने पड़ेंगे, वो सीओजीएस का पार्ट बनता है। एग्जांपल के तौर पे आप सैलरी, रेंट, कमीशन, वेजेस, लोडिंग अनलोडिंग, ये सारी बातें इसमें कवर हो जाती है। लेकिन एक्सपेंडिचर क्या, एक्सपेंडिचर एक वाइडर टर्म है जिसके अंदर एक्सपेंस भी इंक्लूड होता है। जैसे कि हमने देखा दिस इज एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर में दोनों आ रहे हैं, दोनों का मतलब इसके अंदर एक्सपेंस तो आ ही रहा है, इसके अलावा इसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ रहा है, जिसको हम कहते हैं कि वो वाले खर्चे जो कि हम एसेट्स को खरीदने में करते हैं या गुड्स एंड सर्विसेज में करते हैं। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज में करेंगे दिस इज व्हाट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हिच इज आल्सो नोन एज एक्सपेंस, जिसके बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। और एक्सपेंडिचर का मतलब कि एसेट एक्वायर करने में या फिर और किसी प्रकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि हमारे को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा, लॉन्ग पीरियड तक बेनिफिट देता रहेगा, तो वो भी हमारा एक्सपेंडिचर में कवर होता है सर। ठीक है, एक्सपेंसेस और सर लॉसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस वो हैं जो कि आप करते हो, अगेन सेम टू सेम वही ऊपर वाली डेफिनेशन, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस और सेल करने के लिए आपको कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, उसको आप एक्सपेंसेस कहते हैं। लेकिन लॉसेस क्या होते हैं, जब आप के जो एक्सपेंस है वो आपके रेवेन्यू से एक्सीड कर जाए तो उसको आप क्या नाम दे देते हो, लॉस का नाम दे देते हो। मतलब कि आपका जो रेवेन्यू आया वो आया 1 लाख रुपए का, जो आपके खर्चे हो गए वो हो गए सपोज 1,20,000 रुपए, तो आपके खर्चे क्या, एक्सपेंस क्या है 1,20,000, लेकिन लॉस क्या है सिर्फ और सिर्फ 20,000। मतलब कि डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अगर नेगेटिव चला गया तो वो आपका क्या बन जाता है, लॉस बन जाता है। लेकिन एक्सपेंस जो है वो अपने आप में एक एक्सपेंस है जिसको हम एडजस्ट करते हैं अपने रेवेन्यू के साथ। ठीक है सर, दो विशेषताएं बताइए सर, बिजनेस ट्रांजैक्शन की दो विशेषताएं कौन सी होती है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन की दो विशेषताएं कौन सी है, पहला कि ये आपके फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर चेंज लेके आता है, फाइनेंशियल पोजीशन में बदलाव लेके आता है, जो हम कह रहे हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन ही है। और दूसरा कि इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, हमेशा मनी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं और किसी और टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा। अगला डेफिनेशन है आपका, आपको डिफरेंशिएट करना है एसेट्स और गुड्स के बीच में। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, 2 पॉइंट्स के बेसिस पे आपको बताना है। तो गुड्स कौन से होते हैं, जिसको आप खरीदते हो किस चीज के लिए, रीसेल करने के लिए, और जो एसेट्स होते हैं उसको आप खरीदते हो काहे के लिए, कंटिन्यू यूजेस के लिए, आप अपने बिजनेस में उसको यूज करते हो, प्रयोग में लाते हो। गुड्स जो हैं वो टेंजिबल होते हैं हमेशा का हमेशा, लेकिन जो आपके एसेट्स हैं वो टेंजिबल भी हो सकते हैं और इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। ये भी हमने पीछे देखा हुआ है जब हमने इसके कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था। गुड्स हमारे इंटेंजिबल नेचर के कभी नहीं होंगे, गुड्स हमेशा क्या होंगे, आपके टेंजिबल नेचर के ही होंगे। ठीक है सर, तो दिस इज ऑल अबाउट दी सॉल्व्ड क्वेश्चंस। अब कुछ अनसॉल्व्ड हैं जो कि हम और कवर करेंगे, बट उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।